नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साहित्योस पे। आज हम लोग यूपीपीएससी, जीडीसी, बिहार टीजीटी, पीजीटी, टीआई 4.0 के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि जितने भी तमाम एग्जाम है यूपी, मतलब यूपी टीजीटी, पीजीटी हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, नेट जीआरएफ हो गया, इन सभी जितने भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सभी में ये प्रैक्टिस सेट आपको काम आने वाला है। ठीक है, आपको लगेंगे कि प्रश्न हल्का है या कोई भारी है, तो देखिए हल्का और भारी प्रश्न किसी ना किसी रूप में एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आपको लग सकता है कि अरे ये तो बहुत हल्का है, ये बहुत भारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्न अपने आप में एक उसका संतुलन होता है। तो आप करते जाइए और बताइएगा कि इसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 125। ठीक है, 125 हम लोग देखेंगे प्रश्न और सबको हल करते चलेंगे। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितने सही हुए आपके और कितने गलत हुए। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किसने दिया है? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। ठीक है, इसके बाद रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित रामायण। बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज में कितने ग्रंथ को गिनाए हैं, कौन कौन से ग्रंथ को। तो कौन कौन से ग्रंथ को गिनाए हैं? एक तो राम सतसई और कड़खा रामायण, ए और बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? ये जो पंक्ति है ये किस रचनाकार की पंक्ति है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लक्षणालीन, यहाँ पे लक्षणा होगा, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। चिंतामणि की, केशव दास की, पद्माकर की, देव की। बताइए कि ये जो है पंक्ति ये किसकी है, किस रचनाकार की है। तो ये जो पंक्ति है ये है देव की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। रीतिकालीन द्वारा जो नीति रीतिकालीन जो कवि हैं मतीराम, उनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है ललित ललाम, वो उसका आधार क्या है? पिंगल ग्रंथ है, रस निरूपण है, अलंकार ग्रंथ है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसा ग्रंथ है वो? अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? बताइए यह किस कवि के लिए कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? बेनी परवीन के लिए, बोधा के लिए, ग्वाल के लिए, या मतीराम के लिए? तो ये किसके लिए कहा है? बेनी परवीन के लिए। ठीक है, ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? बेनी परवीन के लिए। अगला है, बिसलदेव आसो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। यानी बताइए कि बिसलदेव आसो की जो नायिका है उसका नाम क्या है। पद्मावती, इंद्राणी, राजमती, कमला। तो कौन है? राजमती। ठीक है, नायिका का नाम क्या है? राजमती। ठीक है, और बिसलदेव आसो के लेखक कौन है? नरपति नाल। नरपति नाल। ठीक है, और ये ग्रंथ कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में। ठीक है, चलिए, रत्नाकर ज्योपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर ज्योपम कथा जो पुस्तक है किससे संबंधित है? महायानी सिद्ध से, ब्रजयानी सिद्ध से, नाथ से, जैन से। तो ये किससे संबंधित है? ब्रजयानी सिद्ध से। ठीक है, इन सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? ये जो 4 सिद्ध हैं इसमें से सबसे पुराने कौन है? सरहपा, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, या कांडपा। तो सबसे पुराने कौन है? सरहपा।
सराफा को हिंदी साहित्य का पहला कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, इसके बाद अगला है, ज्यों तेरिया पीहर बसे, ज्यों तेरिया पीहर बसे, सूरत रहे पिब माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? सुंदरदास की, कबीरदास की, सहजो बाई की, रैदास की। बताइए, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? जो तेरिया पीहर बसे, सूरत रहे पिब माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। ये किसकी पंक्ति है? ये जो पंक्ति है ये है सहजो बाई की। ठीक है, अगला है, कवि के निगुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? यानी ये किस आलोचक का कथन है? कवि के निगुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फूल मरे पे मरे न बाशु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? फूल मरे पे मरे न बाशु। ठीक है, मतलब फूल मुरझा जाए तो मुरझा जाए, ठीक है, लेकिन उसका जो है ना सुगंध वो नहीं खत्म होना चाहिए। तो ये किसकी पंक्ति है? ये है जयसी की। ठीक है, और कहां से ली गई है ये पंक्ति? पद्मावत से। अगला है, स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है, स्वामी हरिदास के द्वारा प्रवर्तित कौन सा संप्रदाय है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा सही जवाब सखी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित कौन सा संप्रदाय है? सखी संप्रदाय। ठीक है, वो वृंदावन में थे और निम्बार्क मत से उन्होंने सखी संप्रदाय या इसको टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है स्वामी हरिदास, ये अकबर के दरबार में रहते थे, तानसेन, तानसेन के ये शिष्य थे। ठीक है, इतना बात इनके बारे में याद रखिएगा। सखी संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? टट्टी संप्रदाय में। हरिदास किस संप्रदाय से दीक्षित थे? वो निम्बार्क संप्रदाय से। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा, निम्बार्क मत से। अगला है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है कि ये जो कृति है चारों, कौन सा भारतेंदु के द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, और बाकी तीन होंगे, एक नहीं होगा। पायस पयोनधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंद नंद, गीत गोविंदानंद और वेणु गीत। बताइए कौन सा नहीं है? देखिए, पायुस पयोनधि। ठीक है, पायुस पयोनधि जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। ये किसका है? गोविंद गिल्ला भाई का। किसका है ये? गोविंद गिल्ला भाई का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। इति इति बीतात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। बताइए ये सही है या गलत। दूसरा है, राष्ट्र सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। तो ये बात सही है, इति बीतात्मकता जो है इस युग की विशेषता रही है और राष्ट्र सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। ये भी बात सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कमायनी की यह कथा, कमायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, कमायनी के संदर्भ में यह किसका कथन है? आपको बताना है कि कमायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, कमायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? द्वारका प्रसाद सक्सेना का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का। यह किसका कथन है? यह है मुक्ति बोध का। ठीक है, कमानी को फैंटेसी किसने कहा है? मुक्ति बोध ने। इतना बात याद रखिएगा, सिर्फ ये वाला याद रखिएगा ना तो आपको अपने आप ये वाला हिट कर जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, कमायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कब लिखा गया था? 1935 ईस्वी में। ठीक है, किसने लिखा था? जयशंकर जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नागार्जुन का नहीं है।
युग की गंगा, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। नागार्जुन की नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? युग की गंगा। युग की गंगा किसकी है? ये है केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल की, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल की और भी रचनाएं हैं। नींद के बादल 1947 में, लोक और आलोक 1957 में, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में, आग का आईना 1970 में, ठीक है। तो ये सब उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। हे मेरी तुम 1981 में, मार प्यार की थापे 1981 में, बम्बई की रक्त स्नान 1981 में, गुल मेहंदी 1978 में, पंख और पतवार 1979 ईस्वी में। ये सब केदारनाथ अग्रवाल की काव्य संग्रह हैं। अगला है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? कुंवर नारायण का, अरुण कमल का, रघुवीर सहाय का, राजकमल चौधरी का। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। बताना है कि ये किसका कथन है। तो ये किसका कथन है? कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनको 3 चीज के लिए पुरस्कार मिल चुका है, 3 पुरस्कार मिल चुका है। एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2005 में कुंवर नारायण को। अगला है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी, अरुण कमल। बताइए। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? इसका हो जाएगा राजेश जोशी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन रचना ऐसा कौन सा रचनाकार की रचना है जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे वो, और उसका रचना है ये। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी केतकी की कहानी। ये किसकी रचना है? ये मुंशी अल्लाह खां की। किसकी है ये? मुंशी अल्लाह खां की। मुंशी अल्लाह खां की, ठीक है। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, बिहारी क्या कहते हैं, लाल चंद्रिका जो है ये बिहारी सतसई पे टीका लिखा गया था, ठीक है। ये लल्लू लाल की है, प्रेम सागर और लाल चंद्रिका। ये किसकी है? लल्लू लाल की, ठीक है। इसके बाद नासिक केतोपाख्यान जो है ये है सदल मिश्र का। नासिक केतोपाख्यान किसका है? सदल मिश्र का, ठीक है। और सदल मिश्र और लल्लू लाल ये दोनों कहाँ से जुड़े हुए थे? फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ये है मुंशी इंसा अल्लाह खां की, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव की रचना नहीं है, बस इतना आप देखिए। उलटफेर, लवड़ धोंदो, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। तो कौन सा नहीं है? लवड़ धोंदो, ठीक है। लवड़ धोंदो जेपी श्रीवास्तव की नहीं है, ठीक है। ये किसकी है? बद्रीनाथ भट्ट की। किसकी है ये? बद्रीनाथ भट्ट की। बद्रीनाथ भट्ट की, ठीक है। लवड़ धोंदो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि दुर्गा जो एकांकी है नाटक, उसके रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। ये किसकी रचना है? ये है उपेंद्र नाथ अस्क की, ठीक है। अगला देखते हैं, हिंदी में तिलस्मी एआई उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तिलस्मी एआई उपन्यास के प्रवर्तक कौन है?
श्री हरे कृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपालराम गहमरी। तो कौन है? बाबू देवकी नंदन खत्री। ठीक है। तो इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी, चंद्रकांता, चंद्रकांता संसती, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वे, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त वेदना, ये सब उनके क्या थे? गुप्त गोदान, ये सब इनके क्या थे? तिलस्मी अय्यारी उपन्यास। ठीक है। और गोपाल राम गहमरी जो हैं ये थे आपके सनसनी खेज वाली मतलब नहीं होता है, कटीला, सर कटीला, ये सब इनके मतलब थे उपन्यास। अगला जो है, उपन्यास का मोटापा, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। किसका कथन है ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ठीक है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। ठीक है। अगला देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? आपको बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं। सांस्कृतिक मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासकार हैं। ठीक है। उनके जो उपन्यास हैं, एक तो हो गया बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में। ठीक है। इसके बाद चाऊ चंद्र लेख, चाऊ चंद्र लेख जो है उनका उपन्यास वो है 1963 ईस्वी में। पुनर्नवा 1973 ईस्वी में। इसके बाद अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में। ठीक है। तो ये इनके 4 उपन्यास थे। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती यह किसका कहानी संग्रह है? तो ऑप्शन है ज्ञानरंजन का, बी अखिलेश का, सी संजय का, डी अनिल यादव का। बताइए। तो यह किसका है? अनिल यादव का। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, यह किसका है? यह है अनिल यादव का। ठीक है। अंधे है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंथी प्रसाद की किस कहानी से है? अंधे है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। बताइए। जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से? आकाशदीप से, पुरस्कार से, गुंडा से, सालवती से। तो यह किस कहानी से है? आकाशदीप से। ठीक है। अगला है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, नंद दुलारे वाजपेयी का। तो यह किसका है? यह है रामविलास शर्मा का। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह किसका कथन है? यह है रामविलास शर्मा का। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? बताइए। किस निबंध संग्रह में? यह है कल्पलता निबंध संग्रह में। ठीक है। किस निबंध संग्रह में? कल्पलता निबंध संग्रह। कल्पलता निबंध संग्रह जो है वो कब का है? 1951 ईस्वी। अशोक के फूल ये हो गया आपका 1948 ईस्वी। कूटज, कूटज जो है ये है 1964 में। और आलोक पर्व जो है ये कब है? 1972 ईस्वी में, अंतिम निबंध संग्रह। ठीक है। और भी उनके निबंध संग्रह हैं जैसे कि विचार प्रवाह हो गया 1959 में, विचार और वितर्क हो गया 1954 में। ठीक है। तो अगर आप उसको क्रम से देखें तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कूटज, आलोक पर्व 1972 में। ठीक है। ये उनके निबंध संग्रह थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हम लोग पीछे देख के आए हैं कि उनके कौन कौन से उपन्यास हैं। अनामदास क्या कहते हैं, सबसे अंतिम है अनामदास का पोथा। इसके उसके पहले है पुनर्नवा, उससे पहले है चारू चंद्र लेख और उससे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ
जो वाग जाल मनुष्य को दुर्गित हीनता और परम मुखापेक्षिता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख दुख का कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? किसका है ये? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, इतना याद रखिएगा। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, इन चारों में से कौन हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। तो कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह क्या है? मार्क्सवादी आलोचक हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा हो गए, डॉक्टर नामवर सिंह हो गए, शिवदान सिंह चौहान हो गया, ये सब क्या थे? ये सब थे मार्क्सवादी आलोचक। डॉक्टर नगेंद्र जो है ये रसवादी आलोचक हैं। कैसे हैं ये? रसवादी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी क्या है? कैसे हैं? रसवादी ही हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं ये सौष्ठववादी आलोचक हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। अगला है, एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? प्रभा खेतान की, मनु भंडारी की, मृदुला गर्ग की, मैत्री पुष्पा की? एक कहानी यह भी 2007 ईस्वी में लिखा गया था। किसकी है ये? ये है मनु भंडारी की। ठीक है, याद रखिएगा। जिन्होंने आपका बंटी लिखा है, महाभोज लिखा है, नाटक, पहले उपन्यास था महाभोज, फिर इसके बाद नाटक हो गया वो। ठीक है, प्रभा खेतान की जो है आत्मकथा वो है अन्या से अनन्या, 2007 ईस्वी में। ठीक है, मैत्री पुष्पा का और मृदुला गर्ग का आप लोग मुझे बताइएगा। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, आपको बताना है कि कस्तूरी कुंडल बसे जो आत्मकथा है वह किसका है? तो कस्तूरी कुंडल बसे जो आत्मकथा, इसलिए मैं नहीं बता रहा था, ये किसका है? ये मैत्री पुष्पा का। ठीक है, यहाँ पे है था मैत्री पुष्पा। किसका है ये? मैत्री पुष्पा का। कस्तूरी कुंडल बसे भाग 1 2002 में। कब आया? 2002 में। इनका एक और आत्मकथा है, वो है गुड़िया भीतर गुड़िया, द्वितीय भाग, इसी का द्वितीय भाग है। गुड़िया भीतर गुड़िया, 2008 में। ठीक है, याद रखिएगा। इसको भाग 2 कहा जाता है और कस्तूरी कुंडल बसे 2002 इसको भाग 1 कहा जाता है। ठीक है, ये किसका है? ये है मैत्री पुष्पा का। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? आपको एक तरफ रचना दिया हुआ है और एक तरफ उसका विधा दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज है। आपको बताना है सही या गलत। ये बात बिल्कुल सही है। किसका है ये? रेणु जी का, फणीश्वरनाथ रेणु जी का। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है ये। ये बात भी क्या है? सही है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। आवारा मसीहा, ठीक है, ये क्या है? जीवनी है। किसका जीवनी है? ये है, लिखा था विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, किसने लिखा था ये? विष्णु प्रभाकर ने। किसके ऊपर लिखा था? बांग्ला साहित्यकार थे शरद चंद्र पे लिखा था। ठीक है, और झूठन, झूठन जो है ना, झूठन, झूठन संस्मरण नहीं है। क्या है ये? आत्मकथा। आत्मकथा किसका है ये? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ठीक है, और कब लिखा गया था? भाग 1 लिखा गया था 1997 ईस्वी में। ठीक है, भाग 2 जो लिखा गया था 2010 में। 2010 या 15, शायद 15 है। इसके बाद सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी उन्होंने किसके ऊपर लिखा था? ये जीवनी मिला तेज से तेज, लक्ष्मी शंकर व्यास पे, सुभद्रा कुमारी चौहान पे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पे, अज्ञे पे? बताइए। तो किस पे लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान पे।
ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो निधन हो गया था बहुत ही अल्पायु में हो गया था। 1907 ईस्वी में जन्म हुआ और 1948 में एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या गोई क्या साबई संस्मरण के लेखक कौन है? क्या गोई क्या साबई संस्मरण के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, अमित लाल नागर द्वारा रचित यशपाल, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? अमित लाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण, रिपोर्टाज, कहानी, आत्मकथा। बताइए। कौन सी विधा है ये? संस्मरण विधा है। ठीक है। अमित लाल नागर ने लिखा है यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, तो ये संस्मरण है। ठीक है। अगला देखते हैं। बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं। बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। बताइए। किसकी है ये? ये है श्री राम शर्मा का। ठीक है। कब लिखा था? 1937 ईस्वी में। अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? ये जो है ये है महादेवी वर्मा का। ठीक है। रेखा चित्र है, डायरी है, संस्मरण है या फिर कहानी है? बताइए। तो ये क्या है? ये रेखा चित्र है। ठीक है। अगला, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, देवकी नंदन खत्री की, आचार्य शुक्ल की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ये किसकी रचना है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है। राहुल सांकेतियान द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर, तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? राहुल सांकेतियान द्वारा रचित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? रेखाचित्र, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, डायरी। तो ये कैसा रचना है? ये है यात्रा वृतांत। ठीक है। अगला है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? कविता मनुष्य को यथार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो किसका है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। अगला है, नीरक सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन, ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुरी गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? नीरक सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे खंजन ने, नयन इधर मन भाए। ये इन पंक्तियों में कौन सा गुण है आपको बताना है? ओज गुण, माधुरी गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा गुण है? माधुर्य गुण। समास की अधिकता ओज कहलाती है, समास की अधिकता ओज कहलाती है, तो यह किसका कथन है? आपको बताना है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है, किसका कथन है? भरत मुनि का, वामन का, रुय्यक का या दंडी का? तो यह कथन किसका है? वामन का। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बनन में बागन में बगरे, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ
शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से? तो क्या हो जाएगा? लक्षणा से। ठीक है, क्योंकि पद्माकर जो है, पद्माकर ये जो पंक्ति, बनन में बागन में बगो बसंत है, पद्माकर की जो ये पंक्ति है, ये वहां पे ना ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, बसंत ऋतु का। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? लक्षणा से। किस शक्ति से ग्रहण किया है? लक्षणा से। ठीक है, कब हुक हो यही रहनी होंगे, श्री रघुनाथ के पाल के पा, ते संत स्वभाव गह ओंगे। पंक्ति में कौन सा रस है? आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, भक्ति रस या शांत रस? कबहुक हो यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ के पाल के पाते संत सुभाग गह ओंगे। पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस। कौन सा रस है इसमें? शांत रस। भव्य छंद है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या अर्ध विषम मात्रिक? बताइए। वैवे छंद है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या अर्ध विषम मात्रिक? तो कौन सा है ये? अर्ध सम मात्रिक। ठीक है, देखिए वैवे छंद जो होता है ना, उसमें क्या होता है ना कि विषम चरण में ना 12-12 मात्रा होता है। ठीक है, 12-12 मात्रा होता है, और सम मात्रा, सम जो चरण होता है उसका, उसमें होता है 7-7 मात्रा। 7-7, जैसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये वाला हो गया, ये दोनों हो गया विषम और ये दोनों हो गया सम। ठीक है, इसमें 7 होगा, इसमें 7 होगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12। ठीक है, विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7-7 मात्रा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है? गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24, 22, 26 या 28? कितनी मात्राएं होती है? 26। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो बताना है कि आपको ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार? इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार कैसे होता है? जहां पे वर्णों की आवृत्ति हो। ठीक है, अगला देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबे, मोती मानुष चून, में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबे, उबे, मोती मानुष चून, में कौन सा अलंकार है? संदेह, श्लेष, विभावना, उपमा? कौन सा अलंकार है इसमें? श्लेष अलंकार। ठीक है, अगला है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी प्राचीनतम आर्य भाषा है? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अवहट? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सी भाषा है प्राचीनतम? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद आया लौकिक संस्कृत। ठीक है, लौकिक संस्कृत के बाद आया तीसरे नंबर पे पाली। पाली के बाद आया प्राकृत। इसके बाद आया अपभ्रंश छठे नंबर पे। ठीक है, छठे, इसके बाद आया फिर अवहट। ठीक है, इसके बाद तब फिर आधुनिक हिंदी का शुरुआत होता है। अगला है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा नागरी लिपि वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है। बताना है कि ये 4 लिपि हैं, इसमें से कौन सा
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, आपको बताना है बाकी 3 स्वीकृत किए गए हैं, एक को स्वीकृत नहीं किया गया है, तो इसका हो जाएगा सी। इसको तो 2023 में स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है, 2023 में ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में और हरियाणा के आसपास में ये इसका यूज किया जाता है, खास करके महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की और भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की और भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? विलियम जॉन्स ने, ग्रियर्सन ने, विम्स ने, हार्नले ने? तो किसने किया था? हार्नले ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, आधुनिक आर्य भाषा का जो सबसे पहले वर्गीकरण किया था ना, वो हार्नले ने ही किया था। ठीक है, कब किया था? 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने कितने भागों में बांटा था इसको? 4 भागों में। ठीक है, अगला है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? आपको बताना है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथमाक्षर यानी वर्ग में जो आता है क च ट त प, ठीक है, वो क च ट त प। ठीक है, इसके बाद वर्ग का तृतीय वर्ण, वर्ग का तृतीय वर्ण जैसे ग हो गया, इसके बाद छ हो गया, ये सब। इसके बाद वर्ग का चौथा वर्ण जैसे घ हो गया, ठीक है, झ हो गया, या तो फिर वर्ग का पंचमाक्षर जैसे कि अंघ हो गया, फिर या हो गया, इसके बाद ण, क्या कहते हैं, ण हो गया, फिर इसके बाद न हो गया या म हो गया। बताइए कौन सा होता है? तो होता कौन सा है? ऑप्शन डी, वर्ग का पंचमाक्षर। ठीक है, इसी के आधार पे जो है ना अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अंग और ये दोनों क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, ये जो अंस्वर जो बैठता है ना, वो पंचमाक्षर के आधार पे ही बैठता है। ठीक है, अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। बताया जाए कि ये जो चारों विकल्पों हैं उसमें से आपको चयन करना है कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, बाकी 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है। ठीक है, रुलाई हो गया, अध्यापन हो गया, सामाजिकता हो गया, छोटा हो गया। बताइए इन चारों में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, छोटा। छोटा जो है ना वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर यही होता है छुटपन तो क्या हो जाता है? वो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्युत्पत्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक? तो कौन सा हो जाएगा? कर्ण कारक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, इन चारों में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब? तो कौन सा हो जाएगा? शराब। ठीक है, शराब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी की सब क्या है? पुल्लिंग है। जवाब हो गया, हिसाब हो गया, गुलाब हो गया, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग शब्द हैं और शराब क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है,
बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा बहुवचन के हिसाब से शुद्ध है। ठीक है, चिड़िया उड़ गई, चिड़िए उड़ गई, चिड़ियाएं उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही, चिड़िया उड़ गई। आपको लगेगा कि यहाँ भी यही है और यहाँ भी नहीं, यहाँ पे ना ये चंद्र बिंदु नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है? गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये क्या हो गया? चिड़िया उड़ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा सही हो गया। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पे ये संधि विच्छेद दिया किया हुआ है, आपको उसका संधि खोजना है। ठीक है, तत्जोड़ टीका, तत्टीका या तट्टिका, तत्तिका या फिर तटिका, बताइए कौन सा सही है? तत्जोड़ टीका क्या हो जाएगा? तट्टिका। ठीक है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, चक्रपाणि, चंद्रकांति, राजपूष। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, राजपूष क्या है? नहीं है, बहुव्रीहि समास नहीं है वो। ठीक है, तो अगर ये बहुव्रीहि समास नहीं है तो ये कैसा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय या पुरुष तत्पुरुष? चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो कौन सा समास है इसमें? कर्मधारय समास। कौन सा समास है चंद्रमुख में? कर्मधारय समास। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रण, ण, च, अन। तो कौन सा समास है इसमें? अन समास। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? अन, अन प्रत्यय है। ठीक है, चरण में कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। अगला है, निम्नलिखित में एक शब्द योग रूढ़ कोटि का है, आपको बताना है कि इन चारों में से एक शब्द जो है ना वो योग रूढ़ है। रेलगाड़ी, रसोई घर, डाकखाना, जलज। कौन सा हो जाएगा? जलज। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है। इन चारों में से एक युग्म जो है ना वो क्या है? अशुद्ध है। सौदागर फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी शब्द है, आलमारी तुर्की शब्द है, किताब अरबी शब्द है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा? आलमारी जो है ना, अलमारी, ये तुर्की शब्द नहीं है, ये कैसा शब्द है? ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, अब बाकी सब क्या हो जाएंगे? बाकी सब सही है। ठीक है, सौदागर कैसा शब्द है? ये है फारसी शब्द। ठीक है, समन ये अंग्रेजी का शब्द है, समन। इसके बाद किताब, की किताब कैसा है? ये अरबी शब्द है। ठीक है, और अलमारी जो है ये तुर्की नहीं पुर्तगाली है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। इन चारों में से जो विकल्प सही है, ठीक है, जैसे किनारा गर्भ, कवच कटीला, चाबुक नया, खाना उर्वरक। क्या बोला जा रहा है कि दिए गए शब्द युग्म, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे कि खादी, खादी। ठीक है, ये खादी और ये खादी हो गया। ठीक है, किनारा गर्भ, कवच कटीला, चाबुक नया, खाना उर्वरक। तो क्या हो जाएगा? कवच और कटीला। ठीक है, खादी का मतलब क्या होता है? इस खादी का मतलब क्या हो गया? कवच, और इस खादी का मतलब क्या हो गया? कटीला। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
इस खादी का मतलब कवच, और इस खादी का मतलब इस खादी का मतलब क्या हो गया? कटीला। ठीक है। अगला है शाखा मेघ पर्यायवाची है। आपको बताना है कि शाखा मेघ जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? मोर का, बंदर का, शेर का, बिल्ली का? किसका है ये? बंदर का। ठीक है। इसके बाद विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऊंट का ऊँटनी, प्राचीन का अर्वाचीन, साँड़ का साँड़नी और सूर का भीरू। असंगत कथन, असंगत युग्म को चुनना है आपको विलोम की दृष्टि से। उल्टा शब्द। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असंगत कथन कौन सा है? ऑप्शन डी। देखिए साँड़ का जो है ना, साँड़ ही नहीं होगा, क्या होगा उसका? गाय होगा। साँड़ मतलब बैल। ठीक है। इसके बाद प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन, ये सही है। ठीक है। इसके बाद क्या है? ऊंट का ऊँटनी, ठीक है। सूर का भीरू होता है, ये भी बात क्या है? सही है। अगला देखते हैं। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? विरक्त, विराग, प्रतिकूल, त्याग। तो अनुरक्त का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? विरक्त। ठीक है। विराग का क्या होगा? अनुराग। अनुराग का विराग होता है ना। इसके बाद त्याग, त्याग ग्रहण का त्याग। और प्रतिकूल, प्रतिकूल अनुकूल का क्या होता है विलोम शब्द? प्रतिकूल। ठीक है। अगला देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। इन चारों में से एक वाक्य क्या है? शुद्ध है। आपकी गाय, आपकी राय से यह काम जरूरी है। आपकी राय से यह काम जरूरी है, बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। इसके बाद वह मिष्ठान की बड़ी दुकान है। वहां मिष्ठान की क्या है? बड़ी दुकान है। इसके बाद कश्मीर से लगाकर भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, बताना इन चारों में से कौन सा सही है। आपकी राय से यह काम जरूरी है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। बताइए कौन सा इसमें से इन चारों में से शुद्ध है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? गलत हैं। अगला देखते हैं। अगला है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध अशुद्ध है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है। अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आपको बताना है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, सादर मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है। अगला है
जिसकी चिंता नहीं हो सकती वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसकी चिंता नहीं हो सकती वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अचिंत्य, अनिचिंत्य, अनिश्चिंत, विचिंत्य या चिंता रहित? बताइए। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए एक शब्द। अचिंत्य, अनिश्चिंत, विचिंत्य या फिर चिंता रहित? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अचिंत्य। ठीक है। अगला है जिसकी चिंता नहीं की जा सकती, अचिंत्य। अनुपम का अर्थ है, आपको बताना है कि अनुपम का अर्थ क्या है? उपमान, जिसकी उपमा दी जा सके, जिसकी उपमा ना की जा सके, उपमा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसकी उपमा ना की जा सकी उसे क्या बोलते हैं? अनुपम। ठीक है। अगला है जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए सब एक शब्द क्या है? जितेंद्रिय, अजय, जलधर, जिज्ञासु। तो क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अकाल अल्पकालिक होती है। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है। एक ही लाठी से सबको हाँकना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ओछे के प्रति भालू बालू की भीत, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। बताइए कौन सा लोकोक्ति इसके लिए प्रसिद्ध है? स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इसके लिए कौन सा लोकोक्ति सही है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओछे की पीठ बालू की भीत। ओछे की पीठ बालू की भीत। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ हो। अंधियारा मिटना, अज्ञान समाप्त होना, विश्वास दिलाना, भेद का पता लगना, हंसी उड़ाना। तो क्या हो जाएगा? अज्ञान समाप्त होना। अंधियारा मिटना का मतलब अज्ञान समाप्त होना। ना नो मोन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, असंभव कार्य। तो क्या हो जाएगा इसका? डी, असंभव कार्य। ठीक है। ना नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, तो ये कैसा हो गया? असंभव कार्य। ठीक है। दूत वाक्यम कीर्ति के रचनाकार कौन है? दूत वाक्यम कीर्ति के रचनाकार कौन है? कालिदास, भास, नवभूति, भारवी। बताइए। क्या हो जाएगा? बी, भास। नेसधी चरित किसकी रचना है? आपको बताना है कि नेसधी चरित किसकी रचना है? भास की, कालिदास की, श्रीहर्ष की, भारवी की। किसकी रचना है? श्रीहर्ष की। ठीक है। भवभूति का मूल नाम क्या था? आपको बताना है भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, श्रीकंठ। ठीक है। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ। आपको संधि का भेद बताना है, सही बताना है। ठीक है। क्या है? पित्त आज्ञा। पित्ताज्ञा का पित्ताज्ञा का संधि विच्छेद बताना है। पित्त प्लस आज्ञा, पित्ती प्लस आज्ञा, पित्ती प्लस ज्ञा, पित्त प्लस आज्ञा। बताना है कि पित्त आज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पित्ती प्लस आज्ञा। अगला प्रश्न है श्वत से स्तु का संधि विच्छेद होगा। बताइए कि स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा स्वस्ति जोड़ अस्तु। ठीक है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो उसका आपको नाम बताना है। एक तरफ से सामासिक शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ समास दिया हुआ है। ठीक है, उपकृष्णम तत्पुरुष समास, महादेव कर्मधारय समास, पुष्पधनवा बहुव्रीहि समास, सुकवकम द्वंद्व समास। बताइए कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए, महादेव जो है वो कर्मधारय समास है। ठीक है, पुष्पधनवा जो है ये बहुव्रीहि समास है। सुक वकम ये भी द्वंद्व समास है, सुक जोड़ वकम। ठीक है, दोनों इसमें पद प्रधान है। उपकृष्णम जो है ना, ये तत्पुरुष समास नहीं है। ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। आवाम, अहम, वयम, मया। बताइए, अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आवाम। क्या हो जाएगा? आवाम। ठीक है, अगला है जगतः शब्द का जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी सही है। बताइए। कौन सा हो जाएगा? एक वचन। जगता में कौन सा वचन है? एक वचन। इसको वैसे बोलते हैं षष्ठी एक वचन। ठीक है, षष्ठी एक वचन। अगला है अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथमा पुरुष बहुवचन होगा। अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा इसका तिठेष्टियु। रामेण वाणेन हतो बाली, रामेण वाणेन हतो बाली, यानी राम ने बाली को बाण से मारा। ठीक है, इत्यत साधकतम कर्णम इति सूत्रस्य गतार्थ गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। रामेन, ऑप्शन ए रामेन वाणेन हतः बाली। बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा वाणेन। ठीक है, अगला है सज्जनः पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद क्या होगा? सज्जनः पापाद जुगुप्सते, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा सज्जन पाप से घृणा करता है। सज्जन पाप से घृणा करता है। ठीक है, अगला है अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? अपभ्रंश के जो कवि है पुष्पदंत, वो ईसा की किस शताब्दी में हुए? 10वीं में, 12वीं में, 11वीं में, 13वीं में? किसमें हुए थे वो? 10वीं में। ठीक है, इनमें से किस जैन आचार्य को इनमें से किस जैन आचार्य को कली काल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है कि किस जैन आचार्य को कली काल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। प्रभाचंद्र को, हेमचंद्र को, विद्यानंद को, हरिभद्र को? किसे जाना जाता है? हेमचंद्र को। ठीक है, अगला है कवि की कविता पंक्ति बाजन दे बाजंत्री कली ककुही जनी छेड़ में बाजंत्री का अर्थ क्या है? बताइए, बाजंत्री शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? बांसुरी, पिपहरी, वीणा, तुरही। तो कौन सा हो जाएगा? वीणा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी कृति इसमें से मलुकदास की नहीं है। ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान समुद्र, भक्ति विवेक। तो कौन सा हो जाएगा? ज्ञान समुद्र मलुकदास की नहीं है। ठीक है, अगला है नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। आपको बताना है कि नागमती वियोग खंड में जो है नागमती की विरह जो है ना, वो उन्होंने जो विरह को लेके जितनी भी बात बोली है ना, तो जैसे ने कौन कौन सी पंक्तियां नागमती के मुंह से बुलवाई है? घड़ी घड़ी जियो आवे, घड़ी घड़ी जियो जाई, ये तो नहीं है। पाहन जई हैं
हो ही सब चूना, ये भी नहीं है। रकत आंसू घुंघही बस बन बोई, ये है। हृदय पैठी विरह कंठ नंसा, ये भी है। सहस सहस दुख एक एक सांसा, ये भी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी डी ई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ठीक है। आगे है सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सूफी प्रेमाख्यानक कब नहीं है। श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, हंस जवाहिर। तो कौन सा नहीं है? श्याम सगाई। ठीक है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि नहीं है, भक्ति बल्कि ये भक्ति काव्य धारा के कवि की है, नंददास की। नंददास कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इंद्रावती किसकी है। इंद्रावती है नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद। हंस जवाहिर जो है ना, हंस जवाहिर ये है यूसुफ जुलेखा का। ठीक है, अच्छा यूसुफ जुलेखा जो है ना, ये है शेख निसार का। शेख निसार का। हंस जवाहिर ये हो जाएगा आपका कासिम शाह का। ठीक है, श्याम सगाई नंददास का है, इंद्रावती नूर मोहम्मद का है, यूसुफ जुलेखा शेख निसार का है, और हंस जवाहिर कासिम शाह है। ठीक है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, किसने कहा है? आपको बताना है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसने कहा है। गोरखनाथ ने, राहुल सांकेतिया ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने, किसने कहा है? ये कहा है तुलसीदास ने। किस रचना में कहा है? ये कवितावली में। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। 10, 12, 5, 7। तो कितनी मानी है उन्होंने? 12। ठीक है, उनके जो ग्रंथों की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 मानी है, उनमें है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैभव रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नच्चू, रामज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, अगला प्रश्न है भ्रमर गीत पदों में गोपियां गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती है। आपको बताना है कि गोपियां जो है उद्धव को किन किन मतलब वचनों से संबोधित करती है। जोग सिखावत पाड़े, ज्ञान की महल, मधुकर मधुमत वाय, मधु मत वाय, घोष बड़ो व्यापारी, निगुण नदिया मात दई। बताइए इनमें से, इन पांचों में से कौन सा सही है? एक तो हो जाएगा जोग सिखावन पाड़े, ठीक है, आयु घोष बड़ो व्यापारी, और मधुकर मधु मतवाय। ठीक है, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोए, निपट सुधाई। उक्त पद में प्रयुक्त फाटक शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि ये जो है पंक्ति, इसमें फाटक शब्द का अर्थ क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाज फटकने से निकला हुआ कंदन। जब हम सूप से अनाज को फटकते हैं ना, तो जो कुछ बाहर निकल जाता है उसी को क्या बोलते हैं? फाटक। केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है? आपको बताना है कि केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है। माधवानल कामकंदला, दूषण, विचार, मदनाष्टक, जहांगीर जस चंद्रिका। तो कौन सा हो जाएगा? जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, इसके बाद मदनाष्टक जो है ये है रहीम का। ठीक है, इसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका, तो ये हो गया केशव दास का हो गया। इसके बाद माधवानल कामकंदला जो है
ये हो जाएगा आपका आलम का। ठीक है, अगला है प्रेम की पीढ़ी को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीति काल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद के संदर्भ में, मतीराम के, केशवदास के, रसनिधि के। बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पीर का कवि किसे कहा है? बस इतना आप बताइए मुझे। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद को। ठीक है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। आपको बताना है कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले नहीं है। मैथिली सन गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले नहीं। मैथिली सन गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, नगेंद्र का या रामधारी सिंह दिनकर का? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगला है चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, मैथिली शरण गुप्त का या बालमुकुंद गुप्त का? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, अगला है यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? कामायनी के बारे में ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की, जयशंकर प्रसाद की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, प्रेम शंकर की? ये जो पंक्तियां हैं ये है जयशंकर प्रसाद की। देखिए, जब उन्होंने कमायनी की भूमिका लिखा ना तो उसी में इन्होंने लिखा है ये पंक्ति। ठीक है, तो अगर आपने कमायनी की भूमिका को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये कमायनी की भूमिका से है। ये प्रश्न नेट में भी पूछा जा चुका है। इतना बड़ा नहीं पूछा था उन्होंने, बस छोटा करके उन्होंने पूछा था। छायावाद के बारे में सही कथन है। आपको बताना है कि छायावाद के बारे में कौन सा कथन सही है। छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं है। बताइए ये कथन सही है या गलत है? तो ये गलत है। ठीक है, अगला है रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। बताइए ये सही है या गलत है? ये भी क्या है? गलत है। अगला है छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। बताइए ये सही है या गलत है? ये सही है। ठीक है, मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। ये भी बात सही है, तो हमारा सी और डी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है। क्वेश्चन है किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है? युगांत, लोकायतन, वीणा, पल्लव? बताइए कौन सा हो जाएगा? पल्लव। किसमें? पल्लव में। ठीक है, अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, निहार का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1930 में, रश्मि का 1932 में, ठीक है, सांद गीत का 1936 में और दीप शिखा का 1942 में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद, छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कवि हैं प्रसाद, पंत,
निराला महादेवी वर्मा। बताइए तो कौन हो जाएंगे? निराला। निराला ने ही मुक्त छंद का पहले बार प्रयोग किया था छायावादी युग में। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन निराला। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। इनमें से कौन माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है? हिम कीर्तनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, स्वर्ण धूलि। बताइए तो हो जाएगा स्वर्ण धूलि। देखिए हिम कीर्तनी तो माखनलाल चतुर्वेदी का है, साहित्य देवता भी माखनलाल चतुर्वेदी का है, हिम कीर्तनी हिम तरंगिनी भी। ठीक है, स्वर्ण धूलि जो है ना, ये पंत की रचना है। ठीक है, पंत ने लिखा था। कब लिखा था स्वर्ण धूलि? पंत ने ये लिखा था 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। ठीक है, सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति कौन बने? प्रेमचंद। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रानंदन पंत ने युगांत रखा। ये भी बात क्या है, हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ये सही है। ठीक है, युगांत, इसी से युग का अंत होता है, छायावाद के युग का अंत होता है। ठीक है, तो हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। बट हाँ, इन इस पे आप नहीं लगाइएगा क्योंकि एक दोनों का व्याख्या नहीं कर रहा है वो। ठीक है, दोनों सत्य हैं लेकिन ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है? नहीं, शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगला है, साप भरा तन प्रजातंत्र, यह पंक्ति, यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की है? नहीं, ये भी पंक्ति क्या है, गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए और दो दोनों असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है, नव जागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रार्थना समाज है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना है 1957 ईस्वी में। अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप है, सबसे पहले यही आया था, एक नंबर। इसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, सी बी एक ही जगह पे है। इसके बाद हो जाएगा आपका प्रार्थना समाज की स्थापना। इसके बाद हो जाएगा आपका बंग भंग 1905 ईस्वी में, चौथा। और पांचवा हो जाएगा तिलक का देश निकालने की सजा। अगला है, जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं सो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। यह गद्यखंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? ये जो कथन है ये किस आरंभिक गद्यकार का खड़ी बोली में कथन है? इंशाअल्लाह खां का, सदा सुखलाल नियाज का, सदल मिश्र का, लल्लू लाल का। ये जो आरंभिक कथन है खड़ी बोली में, ये हो जाएगा सदल मिश्र का। जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता की हित की बात को सुनते सबसे बैर करते हैं। अगर माता पिता की हित की बात करेगा तो वो उनसे बैर करने लगेगा, ऐसे जो पापी जन हैं सो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जान नरकों में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये किसका कथन है? सदल मिश्र का। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित। यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक में है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ था। बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही। ठीक है, इसके 5वें अंक का नाम गंभीर वन का मध्य भाग है? नहीं, ये बात क्या है, गलत। इसके 5वें अंक का नाम गंभीर वन, ये है छठा अंक। ठीक है, ये छठा अंक हो गया। पांचवा जो अंक है ना उसका नाम है एक किताब खाना का है, किताब खाना का। ठीक है, अगला है, जागो जागो ए भाई गीत को राग चैती गौरी प्रस्तुत
प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया, ये भी बात क्या है, सही है। भारतदशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्यवासक की संज्ञा दी, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी डी ई, बी डी ई, बी डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंधेर नगरी जो नाटक है इस पे विचार करना है। ठीक है, महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु थे, ये बात बिल्कुल सही है। अंधेर नगरी के पहले अंक का नाम बजाय, देखिए पहले अंक का जो नाम है ना वो हो जाएगा वाह्य प्रांत। ठीक है, बाजार जो है बाजार ये दूसरे अंक का नाम है। ठीक है, अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में, ये बात बिल्कुल सही है। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है, ये भी बात सही है। इसके पांचवें अंक का स्थान शमशान है, नहीं, इसके पांचवें अंक का नाम अरण्य है, अरण्य। और शमशान जो है ना, शमशान, ये हो जाएगा आपका छठा अंक जहाँ पे फांसी की सजा दी जाती है। तो हमारा ए सी डी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? गोबर का, धनिया का, शोभा का, सिलिया का? बताइए। गोदान उपन्यास में, गोदान उपन्यास लिखा गया था 1936 ईस्वी में। ठीक है, प्रकाशन हुआ था। और हिंदी, ये जो है उपन्यास, ये प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। वैसे उन्होंने मंगलसूत्र को लिखना प्रारंभ किया था, लेकिन वो लिख नहीं पाए थे, उनसे पहले उसका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये कथन है धनिया का। ठीक है, निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है आपको। ठीक है, तो भैरवी, लीजा, बेला, सरस्वती, बंती। देखिए यहाँ पे उपन्यासों के पात्र दिए हुए हैं, आपको उसको उपन्यास से मिलाना है, मन में ही सोचना है, इसके बाद उसको क्रम से लगाना है, प्रकाशन वर्ष के क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए बंती जो है, बंती ये हो जाएगा आपका झूठा सच उपन्यास से, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958 से 60। ठीक है, सरस्वती जो है ये हो जाएगा आपका शेखर एक जीवनी से, 1941 और 44 में हुआ था प्रकाशन। ठीक है, इसके बाद बेला, बेला जो हो जाएगा आपका वाग दरबारी उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। ठीक है, लीजा ये हो जाएगा तमस उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद भैरवी, भैरवी जो है ये हो जाएगा आपका बाणभट्ट की आत्मकथा से, 1946 ईस्वी में। तो आप देखिए डी ए, डी ए कहाँ पे है, डी ए यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा सही, डी ए एक नंबर, दो, फिर इसके बाद ई, फिर हो जाएगा आपका सी चौथा, और पांचवा हो जाएगा आपका लीजा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? 1951 में, 1953 में, 1955 में, 1957 में? बताइए। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1957 ईस्वी में। ठीक है, बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी है? आपको बताना है कि बुंदेली उपबोलियां, बुंदेली बोली जो है उसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं? भुक्सा, संडीली, बंगराही, बी कठेरिया, डांगी, माथुई, सी भदोई, बनाफई, खटोला, डी लैया, खटोली, हल्टाही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भदोई, बनाफई, खटोला। प किस तरह की ध्वनि है? आपको बताना है कि प किस तरह की ध्वनि है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कंठ है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, तालव्य है? प किस तरह की ध्वनि है? प जो है ये ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, प फ ब भ म, जब भी आप प फ का उच्चारण करेंगे तो आपका दोनों ओठ सटेगा। ठीक है, अगला है, ये है कंठ। कंठ से बोला जाता है क ख ग घ अंग। ठीक है, ये क्या हो गया? ये कंठ वर्ण हो गया। इसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण जो है वो हो जाएगा आपका ट ठ ड ढ ण। ठीक है,
इसके बाद तालव्य, तालव्य हो जाएगा आपका त थ द ध न, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तालव्य वर्ण। अगला है, निम्नलिखित में असंगत युग्म को पहचानिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से युग्म लगा हुआ है, जोड़ा लगा हुआ है, उसको आपको, असंगत इसमें से कौन है उसको आपको बताना है। कपड़ा सिला जा चुकेगा, पूर्ण, पूर्णता बोधक क्रिया। बी, काम ना किया जा सका, शक्ति बोधक क्रिया। सी है, पत्र फाड़ डाला जाएगा, आवश्यकता बोधक क्रिया। डी, वह विद्वान समझा जाने लगा, आरंभ बोधक क्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्र फाड़ डाला जाएगा, आवश्यकता बोधक क्रिया नहीं है ये कौन सा है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है, ठीक है, ये कौन सा क्रिया है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन व्यंजन संधि वाला शब्द है। निश्चल, निष्कपट, दुशासन, दिगंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिक जोड़ अंबर, तो हो गया क्या, दिगंबर, ठीक है, दिक जोड़ अंबर, ठीक है, तो ये दिगंबर, ऑप्शन डी। नीचे दिए गए पदों में संयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। आपको एक लाइन से दिया हुआ है, 5 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, और नीचे उसका समास दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही है, ठीक है। राह खर्च है, व्यर्थ है, गोला बारूद है और छूट भैया है, ठीक है, बताइए। देखिए, गोला बारूद जो है ना, इसका दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आना चाहिए द्वंद्व समास। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। राह खर्च जो है वो हो गया तत्पुरुष समास, राह खर्च क्या हो गया, तत्पुरुष समास। व्यर्थ है अव्ययी भाव समास, गोला बारूद है द्वंद्व समास और छुड़वैया है कर्मधारय समास, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है, आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा मूल शब्द है। सेना, रसीला, धार्मिक, चमकीला। देखिए, धर्म से बन गया धार्मिक, रस से बन गया रसीला, चमक से बन गया चमकीला, ठीक है। तो सेना का तो जैसे का जैसे रखा हुआ ना, तो ये हमारा हो जाएगा मूल शब्द। मूल शब्द वो शब्द होते हैं जो कि जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अगर सैनिक से, सेना से सैनिक हो जाता तो फिर वो हो जाता उसमें चेंजेस, ठीक है। अगला है, कर्ण शब्द का तद्भव क्या होगा, यानी कि कर्ण शब्द जो है ये तत्सम है, क्या है ये, तत्सम है। आपको जो है ना बताना है कि इसका तद्भव, ये तद्भव क्या होगा, ठीक है, तद्भव क्या होगा, आपको ये बताना है। काई होगा, कण्व होगा, कान होगा या कर्ण होगा, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कान, कर्ण का कान, ठीक है। आंख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ है, आपको बताना है कि आंख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। क्या हो जाएगा, लज्जित होना, आंख नीची होने का अर्थ क्या हो जाएगा, लज्जित होना। अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। सटीक शब्द यानी सब कुछ जानने वाला का क्या होगा, एक शब्द, सर्वज्ञ, सर्वत्र, बुद्धिमान, ज्ञानवान, तो क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, टिल देन बाय बाय।